दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाज़ार में। और आज हम आपको बताएंगे कि आप ठेकेदारी में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है और यह कब शुरुआत होगा। देखिए, आप जब ठेकेदारी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सोच रहे काम करने का, तो पहला इसका ऑप्शन है कि आप वहाँ पर जा कर के बात करना होगा आपके वहाँ के जितने भी स्टाफ लोग हैं उन लोग से, और कोशिश करना होगा कि वहाँ के ठेकेदार लोग से ही बात करें। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप वहाँ आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मान के चलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि 2019 से बहुत जगह पे बंद था, कहीं कहीं पे ओपन है अभी भी, और कहीं कहीं पे मिलिट्री सर्विसेज का बंद है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जा कर के वहाँ पे आपको बताना होगा कि मैं यहाँ पे किसी दूसरे विभाग, किसी भी विभाग जैसे RWD, PWD, RCD, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपने काम किया हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, या एनर्जी विभाग में, बिजली विभाग में आपने कोई टेंडर लिया हो, उसका काम किया हो, तो उस वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसमें काम दिखा सकते हैं। अब मैं जैसे गया था सर्च करने, तो मैं जब मिलिट्री सर्विसेज में घुसा, तो वहाँ पे घुसने के बाद मैंने वहाँ के एक्जीक्यूटिव से बात किया। तो वहाँ के एक्जीक्यूटिव कोई लुगुन करके थे, और उन्होंने बताया कि देखिए आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 1 साल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, प्लस जितने भी टेंडर के रिक्वायरमेंट है, उन्होंने पेपर एक भेज दिया कि देखिए ये क्राइटेरिया है, आपको इसके भरना पड़ेगा। हम बोले चलिए ठीक है। जिसमें वो 66 पेज का एक PDF बना के PDF भेजे थे, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड को डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या करना होगा। मैंने सोचा चलिए ठीक है, मैं धीरे धीरे कभी पढ़ लूँगा। वैसे फिर उन्होंने बताया कि देखिए है तो प्रोसीजर बहुत सारा लंबा लंबा, इसका ये वो किताब है। हम बोले सर रहने दीजिए सर, इतना इतना नहीं कर पा, इतना मैंने इंजीनियरिंग में भी नहीं पढ़ा होगा, इतना मोटी किताब निकाल के रख दी है मेरे सामने। तो हम बोले चलिए इतना में देखते हैं, कभी मान के चलिए कभी कुछ हुआ तो आपसे सीखने को मिलेगा ही। तो बोले हाँ, लेकिन बोले कि PDF में थोड़ा मैक्सिमम चीज़ है जिसमें आप सीख सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, इसी हिसाब से टेंडर डाला जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत कम ही गया, और कोशिश करता हूँ कि मैं टेंडर जब भी देखता हूँ तो उसमें बिल्डिंग वर्क और ये सब मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस का ज़्यादा काम निकलता है। जितने भी उन्होंने घर बनाया हो सबके मेंटेनेंस का काम निकलता रहता है। और मैं मैक्सिमम रोड का काम करना पसंद करता हूँ। जितने भी रोड का काम रहता है, मैं उन सब चीज़ों का काम करता हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने देखा कि बहुत कम टेंडर निकलता है, रोड मेंटेनेंस का काम टेंडर निकलता है, प्लस थोड़ा मोड़ा रेट ठीक ठाक है, रेट का कम है, प्लस जो फ़ी है वो भी कम है। जैसे अब देखिएगा वहाँ पे हर टेंडर का 500 रुपया है, और जो बहुत बड़ा टेंडर है उसका 1000 रुपया है। और रजिस्ट्रेशन भले ही वो बंद हो, लेकिन नॉन रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर भी वहाँ डाल सकते हैं, लेकिन एक वर्क एक्सपीरियंस आपको एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे मान के चल रहे हैं कि आपको 10 लाख का काम चाहिए, तो वहाँ आपको कम से कम 7 या 8 लाख का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके आधार पे आप वहाँ पे काम दिखा के काम ले सकते हैं। और काम मिलना बहुत ही आसान है, लेकिन वहाँ पे जा कर के आपको बात करना होगा। और क्या है कि वहाँ पे ठेकेदारों का कुछ यूनिटी भी चलता है, मैक्सिमम जगह चलता है। ये चीज़ तो कहना नहीं है कि कहाँ चलता है कहाँ नहीं चलता है, हर जगह ये सब सिस्टम आजकल चलता रहता है कि कुछ यूनिटी बना के रखते हैं। और इस कारण उसमें आपको देखना होगा कि क्या टेंडर का इसमें कौन कौन ठेकेदार डाल रहे हैं, और उनके संगठन में जाके बात करना होगा। उनका हर हर ठेकेदारी का एक ग्रुप का संघ होता है, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ रहता है आजकल के टाइम पे। तो आप जा करके देख सकते हैं कि इसमें क्या मांगा जा रहा है, क्या नहीं है और क्या है, और इसके आधार पे आप डाल सकते हैं कि काम इसमें क्या क्या होना है। देखिए, आपको वहाँ जा कर के संगठन से जब टेंडर डालिएगा तो टेंडर से लड़ना नहीं है। वहाँ से मान के चलिए आपने टेंडर कोई डाल दिया, अब वहाँ आप गए, और अगर आप उसी जगह के हैं और वो कुछ ठेकेदार, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है जब भी हमारे दोस्त कोई भाई जाते हैं टेंडर डालने के लिए, तो वहाँ के ठेकेदार रोक लेते हैं कि नहीं डालने देना है, नहीं इसमें यहाँ के लोकल लोग ही डालते हैं। अगर आप वहाँ के लोकल है और आपको रोक लिया गया है, तो आप सीधे बोलिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें इस टेंडर को मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले संघ में हमें भी जोड़िए और आने वाले टेंडर में मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा।
इसके बाद कोई टेंडर निकलता है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि मैं वो कैंसिल नहीं करूँगा, मेरा पेपर भी कमज़ोर नहीं है। अगर कमज़ोर है तो फिर भी बोलिए कि नहीं, कि आप मेरा पेपर कमज़ोर नहीं है और मैं पेपर से तो छँटूँगा नहीं, प्लस मैं सही आज जैसे रोक रहे हैं उस दिन नहीं रुकूँगा। आज फर्स्ट टाइम है इसलिए रुक जाता हूँ। और ये बोल करके आप संघ के साथ जुड़ जाइए, और अगर नहीं जोड़ते हैं, फ्यूचर में आपको काम नहीं देते हैं, तो उसके बाद आप एक्शन ले सकते हैं। और आप जो अगर आपको वहाँ अगर बनता है कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। बहुत जगह पे क्या होता है कि ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा सिस्टम बना के रख दिया गया है कि आप उधर के होंगे तभी आपको काम मिलेगा, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए और ना मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें भी एक फ़ायदा और एक घाटा, नुकसान दोनों है। देखिए, इसमें क्या है कि आपको काम मिल जाएगा। पहला तो कि आप गए और तो आपको ज़्यादा कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही लोग रहेंगे, तो आपको काम मिल जाएगा और ये थोड़ा फ़ायदा करता है। नुकसान भी बहुत सारा है कि मान के आप चलिए दूसरी जगह पे जाके काम कर रहे हैं, आपको कहीं आप दूसरी जगह के हुए हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा। और ऐसे करके बहुत सारे दिक्कत है, जो केवल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं, काफ़ी जगहों पे है, और मैं खुद इस सब का सामना किया हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई है जिन्होंने बताया कि सीसीएल में गए थे वो टेंडर डालने के लिए, और मैंने उन्हें बताया था कि आप सीसीएल में टेंडर डाल सकते हैं, तो उनका बहुत पहले से लाइसेंस था। तो इसके आधार पे वो जीएसटी के आधार पे सोचा कि इतने दिन बनाए हो गया तो एक बार जाके टेंडर डालते हैं। और जब वो उन्होंने जाके टेंडर डाला तो उनको टेंडर मिल गया अच्छे रेट पे, 15% बिल्लों पे उन्हें काम मिल गया। लेकिन जब उन्हें टेंडर काम करने के लिए गए तो वहाँ पे जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर थे सभी ने ग्रुप बना के रखा हुआ था, और जैसे ही आए वो उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसे काम को हटाइए, हम यहाँ के लोकल लोग हैं। और वहाँ के सारे मुखिया उखिया सभी लोगों को बुला लिया, साथ में बोला कि अगर आप इसे काम को कीजिएगा तो काम करने नहीं देंगे। ये हमेशा चलता रहता है, बड़े लेवल से देखिएगा, छोटे लेवल पे भी देखिएगा कि एक पेपर में ही छपा था कि मुख्यमंत्री लेवल तक भी लोग धमकाते हैं कि टेंडर से रोकते हैं। ऐसा इसमें है कि पैसा इसमें ठेकेदारी में बहुत है, बहुत ज़्यादा पैसा है, इसका कहना नहीं है। लेकिन काम मिलना ही इसमें था सबसे ज़्यादा थोड़ा रिस्क वाला और मेहनत का काम है। आप काम करा लीजिए, काम कराना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन काम लेना ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन धीरे-धीरे आप जब मेहनत करते रहिएगा, ऑफ़िस में आना-जाना करते रहिएगा, तो एक दिन आपको काम मिलेगा और अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं। शुरुआत में मेंटेनेंस और सप्लाई का काम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में आप अगर काम करना चाहते हैं, तो आपको किसी इसी उसी स्टेट के किसी एक डिपार्टमेंट में रजिस्टर होना चाहिए, या तो फिर आप उस डिपार्टमेंट पे लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप अभी जा रहे हैं लाइसेंस बनाने, तो इसमें बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अभी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया मैक्सिमम जगह पे। इलाहाबाद और कहीं-कहीं पे अभी खुला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में आपको अगर देखना है तो उसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं। अब चेक करने के साथ-साथ उसमें अब अच्छा खासा टेंडर निकलता है। और ख़ास बात मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का ये है कि आप उसमें ₹500 मात्र आपको टेंडर फ़ी लगेगा, और आप आसानी से टेंडर डाल सकते हैं। और इसमें इनकम अर्निंग का सोर्स देखिएगा तो बहुत है, जिसमें आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा कमाने के लिए। और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये भी है कि आप जब वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे जितने अभी अफ़सर रहते हैं, तो अच्छा लगेगा फीलिंग देख के कि उतना डिसिप्लिन रहता है। और मान लीजिए आप आर्मी मिलिट्री भी जा रहे गुज़र रहे हैं, तो सभी आर्मी के साथ अच्छे आप बात करते हैं और डिसिप्लिन के साथ आते हैं जाते हैं, तो देख के भी वहाँ का एनवायरनमेंट आपको अच्छा लगेगा और काम करने में भी अच्छा लगेगा। और इसलिए आप, और दूसरा अगर ये भी होता है कि बहुत कोई मिलिट्री में जाने चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते हैं, किसी दौड़ में छँट जाते हैं, कभी एग्ज़ाम में छँट जाते हैं, कभी फ़िटनेस में छँट जाते हैं। तो ऐसे में तो और भी बढ़िया है कि आप उसमें रह के काम आसानी से कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे मिलिट्री के जो फ़ायदे होते हैं वो भी आपको आसानी से मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे कई फ़ायदे जो आते हैं, ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में। और इसके ऊपर मैं सीरीज़ बनाऊँगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में। ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं देखिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में पहले भी बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। बहुत बार ऐसा कमेंट आता है कि
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में आपको इतना जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं कि देखिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में मैं लेकिन गया हूँ, और वहाँ पे जाने के बाद मैंने जितने भी अफ़सर हैं, जितने भी स्टाफ है, उनसे बात किया है। उन्होंने जो 1-2 पीडीएफ भेजा था वो मैंने पढ़ लिया है, उसी पढ़े हुए के आधार पे मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी किताब और है, तो मैंने किताब नहीं पढ़ा, क्योंकि किताब पढ़ने से, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट वैसे ही हूँ, पैसे पहले से पढ़ते आ रहा हूँ। सोचा आप क्या पढ़ना, आप काम करने का समय आ गया है, काम करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। और देखिए, आपको मैंने इसमें 99% जो आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करना चाहते हैं तो उसका सारे चीज़ आपको बता दिया हूँ। लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इससे सब्सक्राइबर को फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ज्ञान देखिए जो देने से होता है कि देने से बढ़ता है आपका भी और दूसरों का भी बढ़ता है। और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत सारा टेंडर निकलता है आपका, लेकिन ये जहाँ पे कैंप है वहाँ पे आपको जा कर के बात करना होगा, और कैंप पे आ के वहाँ टेंडर कितना निकलता है ये बात करना होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।